नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत का केस कैसे जीतें और इसके 5 अचूक तरीके कौन से हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर वसीयत का केस कोर्ट में लगाने जा रहे हैं या आपका केस जो है कोर्ट में चल रहा है वसीयत के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि 5 अचूक तरीके कौन से जिनके माध्यम से वसीयत का केस आप जीत सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला तरीका है वह है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज। जब भी आप कोर्ट में न्यायालय में आप केस लगाते हैं वसीयत के आधार पर, तो उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए। तो सबसे पहला है जमीन के कागज, नए और पुराने। ठीक है, तो नए और पुराने कागज से मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जैसे यह एक जमीन है, ठीक है, और इसकी यह वसीयत करने वाला है और इसके नाम पर वसीयत की गई है। तो जब भी इस जमीन की वसीयत होती है, यह व्यक्ति वसीयत करता है, उस समय के दस्तावेज भी इस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, अर्थात पुराने दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि इस व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि जब इसने वसीयत की थी, क्या वास्तव में उस समय यह व्यक्ति जो है इस जमीन का मालिक था। अर्थात जैसे अगर 2010 में इस जमीन की वसीयत की जाती है, तो 2010 का खसरा और खतौनी जो है इस व्यक्ति को प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी है और उसको इस जमीन की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी है खसरा खतौनी की, और उसको भी दावे के साथ में लगाना है। नए दस्तावेज से मतलब क्या होता है, नए कागज से मतलब क्या होता है कि आज की तारीख में यह जमीन जो है जब ये दावा पेश कर रहा है, क्या उस समय यह जमीन इस वसीयतकर्ता के नाम पर है, तो वह दस्तावेज भी इसको उस दावे के साथ में लगाना चाहिए। अगला दस्तावेज जो है वह है मृतक को जमीन कहां से मिली। ठीक है, अगला दस्तावेज है मृतक को जमीन कहां से मिली। अगर इस व्यक्ति की स्व अर्जित संपत्ति है, इसको बंटवारे में प्राप्त हुई है, या इसको जो है विनिमय के माध्यम से प्राप्त हुई है, दान के माध्यम से प्राप्त हुई है, या इसको रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो ऐसा दस्तावेज भी इसको निकाल के रखना चाहिए और उसको भी न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। अगला है वसीयत। देखिए, वसीयत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके आधार पर यह व्यक्ति जो है न्यायालय में जाता है। ठीक है, तो वसीयत जो है उसकी कॉपी अगर यह ओरिजिनल वसीयत इस व्यक्ति को दे जाता है, व्यक्ति जिसने वसीयत की है, तो अच्छी बात है। अगर इस व्यक्ति को वो वसीयत नहीं मिल पाती है या कहीं गुम जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की जैसे मृत्यु होती है, ठीक है, इसकी मृत्यु होती है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वह यह व्यक्ति उपपंजीयक कार्यालय जाए और वहां से उस वसीयत को निकाल कर ला सकता है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वहां से ला सकता है, अगर वसीयत जो है वो पंजीकृत वसीयत है तो ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि को भी इसको न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। तो पहला तरीका तो यह हुआ कि इन दस्तावेजों को आपको दावे के साथ में लगाना है। अब अगला तरीका कौन सा है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर दूसरा तरीका जो है वह है केस की तैयारी। ठीक है, तो केस की तैयारी से मतलब होता है क्या केस की तैयारी आप स्वयं करें या अधिवक्ता के माध्यम से करें। अधिवक्ता कैसा हो, केस में क्या लिखें, 4 बिंदु यहां पर है। आप अगर केस जीतना चाहते हैं, तो अगर आपको कानून की जानकारी है, आप विधि के ज्ञाता है, विधि के बारे में जानकारी आपको है, तो ऐसी स्थिति में आप केस को स्वयं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्वयं विधि के ज्ञाता नहीं है, विधि को नहीं जानते, कानून को नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में आपको केस जो है किसके माध्यम से, अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट के माध्यम से तैयार करवाना चाहिए। अब अधिवक्ता कैसा हो, तो देखिए, जो संपत्ति के केस लड़ता हो, ऐसे ही अधिवक्ता का आप चयन करें। अब केस में क्या लिखें, तो देखिए, केस में आपको क्या लिखना है, केस में आपको यह लिखना है कि इस व्यक्ति के नाम पर इस वर्ष में यह जमीन थी, उस वर्ष में इस व्यक्ति ने इस जमीन के संबंध में मेरे नाम पर अर्थात वादी के नाम पर यह वसीयतनामा निष्पादित किया था। वसीयतनामे में यह इतनी जमीन जो है इस व्यक्ति ने इस वादी को दी थी। ठीक है, और इस व्यक्ति ने लिखा था उसमें कि मेरी मृत्यु बाद में यह जमीन जो है इसकी हो जाएगी। ठीक है, वसीयत इन लोगों के सामने लिखी गई थी, ये सारी चीजें जो है, और इसने लिखा था कि मेरे मरने के बाद में ये संपत्ति इस व्यक्ति की हो जाएगी। इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कब मृत्यु हुई है उसकी तारीख भी लिखना है, वसीयत कब की गई थी उसकी तारीख भी लिखना है, वसीयत कहाँ हुई थी इसका उल्लेख भी उसमें करना है, अर्थात उपपंजीयक कार्यालय में हुई थी या नोटरी हुई थी या हाथ से लिखी गई थी। तो ये सारी बातें उसमें केस में आपको लिखना है। इसलिए उस वसीयत के आधार पर मुझे इस संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए। तो इस प्रकार का वर्णन जो आपको उस दावे में करना है। ठीक है, उसके बाद उस दावे को आपको न्यायालय में पेश कर देना है। ठीक है, अब अगला तरीका कौन सा है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, तीसरा तरीका जो है वह केस पेश करने के बाद क्या करें। ठीक है, तो देखिए, केस जैसे आपने इस व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, गवाह से अच्छा व्यवहार रखें। क्या करना है आपको, गवाह से अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि वसीयत के जो गवाह है
वे गवाह ही आपके लिए उस केस के महत्वपूर्ण साक्षी होंगे। अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है वह खराब हो सकता है, आप उस केस को हार सकते हैं। तो इसलिए आपको गवाहों से अच्छा व्यवहार रखना है। वसीयत लिखने वाले से अच्छा व्यवहार रखें। जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखी है उस व्यक्ति से भी आपको अच्छा व्यवहार रखना है। अगर आप उससे व्यवहार बिगाड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह आपका केस बिगाड़ दे। ठीक है, इसके बाद में दस्तावेज को संभाल कर रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो दस्तावेज आपने निकाले हैं या तो आप उनको न्यायालय के समक्ष असल रूप में पेश कर दें। अगर आपको लगता है कि न्यायालय के समक्ष आपने पेश किए और न्यायालय से कहीं गुम जाएंगे, ठीक है, पहले तो न्यायालय की जवाबदारी रहती है कि न्यायालय से कहीं घूमेंगे नहीं, ठीक है, वो पूरी जवाबदारी रहती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है, ऐसी शंका है कि न्यायालय में भी उन दस्तावेजों के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हो सकती है या वहां से गुम सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन असल दस्तावेजों को आप अपने पास में रखें और फोटो कॉपी न्यायालय के समक्ष पेश करें। लेकिन जब भी आपकी गवाही होती है, ठीक है, जब भी आपकी गवाही होती है उस समय आपको वे सभी दस्तावेज जो है न्यायालय के समक्ष ले जाने पड़ेंगे। अगर वहां पर आप उन दस्तावेजों को नहीं ले जाते हैं या आपके पास में कहीं गुम हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है वह खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप उन दस्तावेजों को संभाल कर रखें। ऐसी स्थिति में आप केस जो है जीतने के आपके अच्छे चांस रहते हैं। ठीक है, अब अगला जो है, जब भी अधिवक्ता ऑफिस बुलाए तब जाए। देखिए, अधिवक्ता आपको कब बुलाते हैं, तो जैसे आपने केस लगाया, ठीक है, आपने केस लगाया न्यायालय के समक्ष, तो विपक्षी को नोटिस गया वहां से, ठीक है, विपक्षी को वहां से नोटिस गया। विपक्षी को नोटिस जाने के बाद में क्या होता है, विपक्षी अपना जवाब पेश करता है। जब विपक्षी ने जवाब पेश किया तो अधिवक्ता आपको ऑफिस बुलाएंगे कि भैया इसका ऐसा कहना है, हमने ऐसा केस लगाया, इसका ऐसा कहना है। तो ऐसी स्थिति में आपको वे ऑफिस बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे और उसका जो है बचाव आपके लिए वे ढूंढेंगे। ठीक है, या फिर आपको गवाही समझाएंगे इसलिए भी ऑफिस बुलाएंगे, या आपके गवाह जो उनको गवाही समझाएंगे इसलिए भी ऑफिस बुलाएंगे, या सामने वाले की जो गवाही होगी तो उस समय उनको क्या पूछना है इसलिए भी आपको ऑफिस बुलाएंगे। तो आपको जब भी ऑफिस बुलाएं तब आपको ऑफिस जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में संपूर्ण केस की एक कॉपी अपने पास भी रखें। देखिए, जो भी केस आपने न्यायालय के समक्ष लगाया है उसमें जो भी जवाब आया है, जो भी दस्तावेज पेश हुए, उन सब की एक कॉपी आपको अपने पास में रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि उस केस से आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके केस में क्या क्या बातें लिखी गई है और उसमें आपको क्या गवाही देनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसकी कॉपी भी रखनी चाहिए। अब अगला तरीका जो केस जीतने का, वो चौथा तरीका, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए, यह चौथा तरीका है गवाही। ठीक है, चौथा तरीका जो है वह है गवाही। तो स्वयं की गवाही करें। ठीक है, अब स्वयं की गवाही में आपको क्या करना है, स्वयं की गवाही में आपको करना है कि स्वयं की गवाही में आपको बोलना है कि इस व्यक्ति के नाम पर इस गांव में यह जमीन थी। ठीक है, इस व्यक्ति ने इस वर्ष में मेरे नाम पर इसकी वसीयत करवाई थी। ये संपत्ति जो इस व्यक्ति को कैसे प्राप्त हुई थी, अगर स्वार्जित है तो उसके बारे में आप जरूर बताएं। ठीक है, कि दान के माध्यम से प्राप्त हुई थी, रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त हुई थी, या बंटवारे के माध्यम से प्राप्त हुई थी, या वसीयत के माध्यम से इस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी और इस व्यक्ति ने मुझे इसकी वसीयत की है। ठीक है, और वसीयत में इसने ऐसा लिखा है कि संपत्ति मेरे मरने के बाद में मेरी हो जाएगी, इसकी मतलब इस व्यक्ति की हो जाएगी, वादी की हो जाएगी। ठीक है, और इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इस संपत्ति का मालिक मुझे घोषित किया जाए, इस आशय का मैंने दावा लगाया। तो ऐसी गवाही इसकी होनी चाहिए। उसके बाद में वसीयत के गवाह होने चाहिए। वसीयत के गवाह जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, उनसे अच्छा व्यवहार आपको बना के रखना है। ठीक है, अगर गवाह जो है ये अच्छे बोल जाते हैं आपके पक्ष में कि हाँ हमारे समक्ष वसीयत हुई थी, इस व्यक्ति ने वसीयत लिखवाई थी, कि कहाँ पर लिखवाई थी, किस समय लिखवाई थी, वहां पर कौन कौन थे, आपने पढ़ के सुनी थी या नहीं सुनी थी, ये सारी बातें जो है अगर आपके गवाह कहे जाते हैं, ठीक है, और गवाह नहीं टूटते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके केस जीतने के काफी अच्छे चांस रहते हैं। अब उसके बाद वसीयत लिखने वाले की गवाही। ठीक है, अगर इन दोनों गवाहों से अगर आपके केस की पूर्ति नहीं होती है तो आपको वसीयत लिखने वाले की भी गवाही उसमें करवानी चाहिए, और वह आकर कह सकता है कि उसने इसके कहने से वसीयत लिखी थी। वह कहेगा कि इस व्यक्ति के कहने से मैंने वसीयत लिखी थी, इस जमीन की मैंने वसीयत लिखी थी, दो गवाह जो है उनके समक्ष वसीयत लिखी थी, इसने जैसा बताया था ऐसी मैंने वसीयत लिखी थी। उसके बाद में पढ़कर भी इसको सुनाई थी, पढ़ सुनकर इस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे और दो गवाहों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद में मैंने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। ये गवाही कौन देगा, वसीयत लिखने वाला। ठीक है, उसके बाद संपत्ति का पड़ोसी कम से कम एक, जैसे अगर ये कृषि भूमि है तो इसके आसपास के जो भी कृषक है उनकी गवाही आपको करवानी है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि इस जमीन पर इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में खेती किसानी कौन कर रहा है, तो ये व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, ऐसी गवाही पड़ोसी कृषक की होनी चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति की उसमें गवाही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह है कमजोर गवाही से बचें। देखिए, अगर आपको लगता है वसीयत की गवाह जब आप करवाते हैं, ठीक है, और उसमें से कोई गवाह ऐसा लगता है आपको कि यह व्यक्ति जो है आपके पक्ष में गवाही नहीं देगा, या यह गवाह जो है टूट सकता है, या
ये वहां पर जाकर घबराएगा, तो इसी स्थिति में आप उस कमजोर गवाह की गवाही न करवाएं, लेकिन एक गवाह कम से कम आपको वहां पर वसीयत का करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर अगर कोई पड़ोसी संपत्ति का पड़ोसी व्यक्ति है, तो अगर वह कमजोर गवाह है तो उसकी भी आप गवाही वहां पर न करवाएं। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है गवाही के संबंध में कि विपक्षी के बयान के समय न्यायालय में उपस्थित रहें। देखिए, विपक्षी के बयान के समय आपको उपस्थित रहने का कारण क्या है कि जब भी विपक्षी जो है वह अपने बयान देने आएगा तो वह झूठ नहीं बोल पाएगा, या फिर उसकी तरफ से कोई भी गवाह आएगा तो आप जब वहां पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तो वह झूठ बोलने में हिचकिचाएगा, इसलिए आपको वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। कब? जब विपक्षी की गवाही वहां पर न्यायालय में होती है, उस समय आपको न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। अगला तरीका कौन सा है, पांचवा तरीका कौन सा है, महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है, उसको भी हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, पांचवा और अंतिम तरीका जो है, ठीक है, पांचवा तरीका जो है वह है अंतिम बहस और तर्क। देखिए, स्वयं के गवाह की नकल लें। ठीक है, क्या करना है, जैसे आपके बयान जो हुए हैं उनकी आपको नकल लेना है। आपके जितने भी गवाह हुए हैं, वसीयत के हुए हैं, पड़ोसी कृषक के हुए हैं, या फिर जो है वसीयत लिखने वाले के हुए, सभी के गवाहों की आपको प्रमाणित प्रतिलिपि नकल निकालनी है। ठीक है, उसके बाद विपक्षी के गवाही की नकल, यह भी आपको निकाल कर रखना है। ठीक है, ये क्यों निकालनी है? क्योंकि आपको इनको पढ़ना है। अगर इनमें से आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि यह आपके लिए केस के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसको आपको क्या करना है, वकील साहब को बताना है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वह वकील साहब से एक दिन पहले मिले। क्या करना है, वैसे तो इन बयान की नकलें जो है वकील साहब निकलवाते हैं, आप से जो भी शुल्क होगा वो शुल्क लेकर वो खुद ही निकलवाते हैं, लेकिन इनकी एक फोटो कापी आपके पास में रखनी चाहिए। उनको आपको पढ़ना चाहिए कि कहाँ पर जो है कोई गवाह जो है आपके पक्ष में बोला है और उस विपक्षी के खिलाफ बोला है। तो इन पॉइंट को आपको अपने वकील साहब को बताना है। इसके बाद वकील साहब से एक दिन पहले मिले। जब भी आपकी फाइल में अंतिम तर्क या अंतिम बहस जो होती है, ठीक है, उससे एक दिन पहले आपको अपने वकील साहब से मिलना है और ये सारी बातें जो है जो आपके फेवर की है केस की, वे आपको अपने वकील साहब को बताना है। ठीक है, इसके बाद में बहस के समय न्यायालय में उपस्थित रहें। देखिए, जब भी आपके केस की बहस होती है तो उस समय आपको न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके वकील साहब को किसी पॉइंट पर आपको किसी बात को पूछने की अगर आवश्यकता लग जाती है, तो इसी स्थिति में आप उनकी वहां पर मदद कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब भी न्यायालय में आपकी गवाही हो, आपके किसी गवाह की गवाही हो या विपक्षी की गवाही हो, उस समय भी आपको न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए, ताकि उस समय आपके वकील साहब को अगर किसी बात पर आपको पूछना है या कोई जानकारी आपसे प्राप्त करना है, तो उस समय आप उनको तत्काल वहां पर बता दें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो रहता है वह अपने केस के बारे में स्वयं ही सबसे अच्छा जानकार रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में है जैसे आपकी अंतिम बहस हो जाती है, तो उसके बाद में अंतिम फैसले की तारीख पर भी जाएं। जब भी आपके केस में अंतिम फैसला होने की तारीख लगी, उस पर आपको वहां पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वह यह भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर फैसला खिलाफ आता है तो तुरंत अपील करें। देखिए, अगर कोई फैसला जो है, जैसे आपके वकील साहब ने काफी अच्छे से केस लड़ा, आपके गवाह भी काफी अच्छे बोले, लेकिन अगर न्यायालय को लगा कि आपका जो केस है, वसीयत का केस जो है, वह आप साबित नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय ने जो है आपका केस को क्या किया, खारिज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अगर फैसला खिलाफ आता है तो तुरंत अपील करें। इसका मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपील आपको तुरंत इसलिए करनी चाहिए कि जैसे आपको यहां से न्यायालय ने फैसला दिया, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपने निकाली, तो उसके खिलाफ आपको तुरंत अपील करनी चाहिए। तुरंत अपील करने से मतलब ये है कि अगर आप आखिरी समय में अपने वकील साहब के पास में जाते हैं और आखिरी समय जब रहता है, जैसे अपील पेश करने के लिए अगर 30 दिन का समय है या 60 दिन का समय है या 45 दिन का समय है, और आप जाते हैं वहां पर 30 दिन का समय, आप 28वें दिन या 29वें दिन जाते हैं, या यहाँ पर 58वें दिन या 59वें दिन जाते हैं, या 45 दिन है तो 43 दिन या 44वें दिन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हड़बड़ाहट में जो है आपके वकील साहब जो है अच्छे पॉइंट वाली अपील जो है उसको नहीं लिख पाते हैं और कई पॉइंट उसमें छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे फैसला हुआ, जैसे आपको कॉपी मिली, आप तुरंत वकील साहब के पास पहुंच जाए और वकील साहब से अपनी अपील अच्छे से तैयार करवा लें और उसको वरिष्ठ न्यायालय में पेश कर दें। और वरिष्ठ न्यायालय में अगर आपके वकील साहब और आपकी अपील जो है और आप जो है अच्छे से वरिष्ठ न्यायालय को बता देंगे कि साहब ऐसा ऐसा केस था और न्यायालय ने, अधीनस्थ न्यायालय ने ये बात हमारी नहीं मानी है और गलत फैसला दिया है, इसलिए उस फैसले को निरस्त किया जाए और इस वसीयत के आधार पर इस संपत्ति का मालिक जो है इस व्यक्ति के स्थान पर हमें घोषित किया जाए। तो इस स्थिति में वरिष्ठ न्यायालय जो है वह भी आपका केस जो है आपके फेवर में कर सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।